सपोज मैं एग्जांपल ले रहे हैं अगर अल्कोहल का, आप एक ग्लास पीते हैं, अब आपको 1 महीने बाद अगर रोज 1 ग्लास पियेंगे तो आपको 1 ग्लास से वो नशा नहीं होगा, तो आपको 4 ग्लास चाहिए। 4 ग्लास। आज की तारीख में देखा जाए तो युवाओं को लेके होता ना कि हर 18, 20, 25 साल की उम्र में इंसान गलत चीजों में चला जाता है। तो कृष्णा जी जो थे वो हमारे वर्ल्ड के फर्स्ट काउंसलर थे। ये टॉपिक मैं मानता हूँ बड़ा वायरल टॉपिक है, और डिप्रेशन को लेके मैं नहीं मानता आज की तारीख में भारत के अंदर हर तीसरा व्यक्ति मानो ना मानो डिप्रेशन का शिकार है। कोई अपने वाइफ्स को लेके डिप्रेशन में है, कोई बच्चों को लेके डिप्रेशन, कोई पैसे कमाने को लेके डिप्रेशन में है। एक थॉट है जो हमें बार बार ऐसे ऑब्सेसिवली हम उसके बारे में सोच रहे हैं। अब जैसे कि ओसीडी होता है, कई लोगों को हाथ धोने की आदत है कि मेरे को हर 5 मिनट में हाथ धोना है। कहती थी यार ये बच्चा टॉप करता जरूर जिंदगी में कुछ नाम रोशन करेगा, लेकिन वो एकदम से गलत ट्रैक पे चला गया। अब उससे मेरी बात हुई थी 3 महीने पहले, कह रहा भाई मैं वापस आना तो चाहता हूँ लेकिन आ नहीं सकता। ऐसा है सिचुएशन, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे में इतनी कैपेसिटी है, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे लाइफ को लेकर। क्या बात मेरी तरफ। दोस्तों नमस्कार, सक्सेस स्टोरी विद मोहित त्यागी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की ये पॉडकास्ट आपके लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैंने जिस गेस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, उनको सुनने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर आप भी डिप्रेशन का शिकार हैं, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा स्पेशल चाहते हैं और आपको रास्ते नहीं निकल पा रहे, तो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप 100 का 100% अपनी जिंदगी को 2x 3x कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी जिंदगी को इतना अद्भुत कर सकते हैं कि शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। करीब करीब 20 से ज्यादा वो पॉडकास्ट को होस्ट कर चुकी हैं और हिंदुस्तान के अंदर साइकोलॉजी सीख कर लोगों को आने वाले वक्त के अंदर वो जो सिखाने की कोशिश कर रही हैं, इस पॉडकास्ट के अंदर आपको मिलने वाला। तो आपके साथ मैं लेके चलने वाला हूं हमारी स्पेशल गेस्ट मिस खुशी जी के पास। जी खुशी जी नमस्कार, धन्यवाद कि आप हमारे स्पेशल इस पॉडकास्ट के अंदर आए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आपका चैनल मैं वैसे ही कुछ टाइम से देख रही हूँ, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है जी। आई एम ग्लैड कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैम सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि आपने हमारा प्रपोजल पहली बार में एक्सेप्ट किया। आपका जो बिजी शेड्यूल है, पिछले कुछ महीनों से मैं वॉच कर रहा था आपको लगातार, मतलब डेली बेसिस पे कोई ना कोई पॉडकास्ट आप होस्ट करती हैं। हाँ। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये पॉडकास्ट का जो होस्टिंग वाला फॉर्मूला आप पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? सर ऐसा था कि मुझे पॉडकास्ट करने का वैसे ही कुछ टाइम से मन था, एंड जो मेरा चैनल है उस पे मैं कई तरह के गेस्ट को बुला रही हूँ, अलग अलग फील्ड के गेस्ट को, मैं सिर्फ एक नीश को नहीं टैप कर रही जी। तो मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल राइट तरीके की नॉलेज हर किसी के पास पहुंचे और बिल्कुल सही तरीके के लोगों से पहुंचे। जी, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, फील्ड आपका साइकोलॉजी वाला आपने चुना है और आप होस्टिंग कर रहे हैं, तो आप दोनों को मैनेज कैसे कर लेते हैं? मेरी साइकोलॉजी की जो नॉलेज है, और जैसे अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है एज अ होस्ट, एज अ पर्सन जो क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने क्वेश्चन करने की टेक्निक्स को सीखा है साइकोलॉजी में। मैं लोगों को समझ सकती हूँ, उनका बिहेवियर जो समझ पा रही हूँ, उस वजह से मेरी साइकोलॉजी की फील्ड और पॉडकास्ट वाली फील्ड दोनों मैच करती है। ग्रेट ग्रेट। तो मैम पहली बात मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा खुशी जी कि प्रेजेंट टाइम में साइकोलॉजी वाला फील्ड बहुत ही लिमिटेड लोग चुनते हैं। हाँ। आपको उसको चुनने का क्या रीजन रहा? साइकोलॉजी इंडिया में जो अभी है बहुत नए लेवल पे है, मैं कहूँगी अभी बहुत चाइल्ड लेवल पे है जी। एंड कहीं ना कहीं वो ग्रो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे कर रहा है। लास्ट 10 इयर्स में देखें तो हमारा साइकोलॉजी जो इंडिया में है एकदम ऐसे ब्लास्ट हुआ है कि हर बच्चे को अब साइकोलॉजी करना है। करेक्ट करेक्ट। आप कॉलेजेस में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे तो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स इस टाइम सबसे ज़्यादा एडमिशन्स ले रहे हैं। जी। तो मेंटल हेल्थ जो हमारी फील्ड है उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ी है, एंड आई वुड से सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अवेयरनेस बढ़ चुकी है, सेलिब्रिटीज़ ने इस बारे में बहुत बातें करी हैं। करेक्ट। और साइकोलॉजी क्या है, वेस्ट से चीज़ें आती हैं तो इंडियंस को पसंद आती है जी। बट ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी वेस्ट से आई है। हमारे इंडियन धर्म में, हमारे ट्रेडिशंस में हमेशा से साइकोलॉजी थी। बस हमने उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया। मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किस ग्रंथ में ऐसी चीजें थी जो साइकोलॉजी की बातें वहाँ पे हुई हैं? मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप गीता के बारे में, गीता के ज्ञान के बारे में जानते हैं जी। तो कृष्णा जी जो थे जी, वो हमारे वर्ल्ड के फर्स्ट काउंसलर थे। ओके। मतलब हम काउंसलिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि हम गीता पढ़ते हैं कि कृष्ण जी ने ये कहा था, उसको कनेक्ट करते हैं अपने आप से। तो कृष्णा जी ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था जी, वो फर्स्ट काउंसलिंग की थी उन्होंने अर्जुन की, एंड उन्होंने कहीं ना कहीं साइकोलॉजी ही यूज करी है। मतलब उन्होंने अर्जुन जी को पढ़ा हाँ कि ये क्या चाहते हैं, कौरव क्या चाहते हैं, पांडव क्या चाहते हैं, फिर अपनी प्रतिक्रिया वहां पे दी है और गाइड किया कि
कहाँ वो गलत सोच रहे हैं, कहाँ जी। वो गलत बिहेव कर रहे हैं, जी। गाइड किया। जी। आपने शायद जिन्होंने पढ़ी हुई हो उसमें उन्होंने इस बारे में भी जिक्र किया था कि 3 तरह की पर्सनालिटी होती है, जो Correct. साइकोलॉजी में भी पढ़ रहे हैं। तो जी। उन्होंने वेदास में कहा था कि रजस, तमस और सत्व जी। 3 तरह के लोग होते हैं, जो जी। ये गीता में ज्ञान है और हमारे वेदास में भी है। जी। और यही सेम चीजें तो हम साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं। तो मैम प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो साइकोलॉजी का फील्ड पहले अगर मैं 20 साल 30 साल पहली बात करूं तो शायद इस वर्ड के बारे में भी कोई जानता नहीं होगा, नहीं। लेकिन प्रेजेंट टाइम के 2024-25 जो आने वाला है उसकी बात करूं तो हर एक व्यक्ति इसकी तरफ एक्साइटेड होता चला जा रहा है। जैसे हाँ। आपने बताया कि ये चीज़ें तो कुरानों में है या गीता में है, बस लोग उससे रिलेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आजकल लोग समझ पा रहे हैं कि वो कृष्ण जी जैसे आपने एग्जाम्पल दिया। लेकिन क्या इसमें फ्यूचर है भारत को लेके? क्या इसमें फ्यूचर बनाया जा सकता है? जैसे हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, हर पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने या अपना या क्रिएटर बने। अगर मैं अपनी बात करूं तो क्या लगता है कि आज के पेरेंट्स चाहते होंगे कि वो साइकोलॉजी में एक्सपर्ट बने? अच्छा, आप एक चीज बताइए, जी। अगर वर्ल्ड वॉर हो जाती है जी। या सब कुछ तबाह हो जाएगा, जी। इंजीनियर्स, चलो डॉक्टर्स तो काम आएंगे ही आएंगे, बट क्या ये फील्ड्स जो है इंजीनियर्स या क्रिएटर्स, जी। इनकी फील्ड्स उस वे में जो इनकी अप्रोच है या फिर जो इनका काम है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा? करेक्ट। बट साइकोलॉजी क्या पढ़ती है? जी। साइकोलॉजी हमारा बिहेवियर करेक्ट। और हमारे सोचने के तरीके को समझती है। जी। अब हम जो इंसान है वो तो इस धरती पे रहेंगे जी। और हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर और हमारा सोच तो यहीं पे है। जी। तो साइकोलॉजी तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। करेक्ट। तो साइकोलॉजी जो चीज है वो एक मैन मेड चीज नहीं है, वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। जी। बस ये है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम अपने अंदर झांकना नहीं चाहते। जी। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो हेल्प करते हैं वो इसी चीज में हेल्प करते हैं कि आप अपने आप को समझिए, जी। आप अपने इमोशंस को समझिए, आप अपने बिहेवियर को समझिए, आप अपने थॉट प्रोसेस को समझिए, जी। और इसी तरीके से साइकोलॉजी आपको हेल्प करेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज निकल के आती है खुशी मैम, अभी प्रेजेंट टाइम के मामले में देखा जाए ना, जैसे अभी तो हम जो इस साइकोलॉजी की बात करें तो जो प्रीमियम सिटी हैं जैसे लाइक दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, महाराष्ट्र, जहाँ पे एक अच्छे सिटी की बात करें या किसी अच्छे स्टेट की बात करें, लेकिन हम अगर गांव में बैकग्राउंड में चले जाते हैं, बैकग्राउंड वाले लोगों को अगर ये सब वर्ड दें तो उनको समझ में नहीं आ रही ये क्या चीज़ होती है, हमें तो समझ में नहीं आती। अगर मैं आपको आपकी लैंग्वेज में जानना चाहूँ साइकोलॉजी का एक्चुअल में प्रॉपर मीन्स क्या होता है, हम कैसे बताएं कि ये साइकोलॉजी का मतलब ये होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं तो इट्स द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, जिसमें आगे हमारा थॉट या हमारे दिमाग के प्रोसेसेस जी। प्लस हमारा बिहेवियर, जी। जैसे हम बिहेव कर रहे हैं। अभी अगर मैं आपसे बात भी कर रही हूँ तो ये मेरा बिहेवियर है। ओके। और तीसरा आ गया हमारे इमोशंस, हमारी जी। फीलिंग्स, जैसा हम जी। महसूस कर रहे हैं। जी। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है साइकोलॉजी की। ये 3 एस्पेक्ट्स जो है इस चीज को साइकोलॉजी पढ़ता है। ओके। अब इन्हीं चीजों को पढ़ते पढ़ते इतनी वास्ट इसमें फील्ड्स निकल आई हैं कि हम आपको मैं बता दूं, जैसे हम लर्निंग पढ़ रहे हैं, जी। हम मेमोरी को स्टडी कर रहे हैं, जी। हम इमोशंस को स्टडी कर रहे हैं, हम जी। उन्हीं चीजों को यूज करके थेरेपी में यूज करते हैं करेक्ट। और आपकी जनरल लाइफ प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। जी। अब जैसे कि आपने कहा कि अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो चलो ये कॉन्सेप्ट समझ करेक्ट। आने लग करेक्ट। गया है, करेक्ट। बट जो थोड़ी बैकवर्ड है, जी। जो गांव के लोग हैं, जी। उनके सामने अगर हम साइकोलॉजी की बातें करें अब तो उसे बैठा देंगे तो उसे मजाक लेगा, अच्छा तुझे बहुत पता है इन चीजों के बारे में, और ये स्टिग्मा है कि वो सोचेंगे मुझे पागल बना पागल रहा है। बना रहा मैं है। पागल हूँ जो तुम करेक्ट। मुझे करेक्ट। साइकोलॉजिस्ट के पास लेके करेक्ट। गए। करेक्ट। 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 अब यही चीज तो हम चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं सबसे जी। पहले तो, जी। कि जी। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो या आप जी। साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले रहे हो तो जी। आप पागल नहीं हो। जी। आप बेसिकली अपने अंदर झांकना चाह रहे हो, अपने आप को Correct. समझना चाह रहे हो। करेक्ट। और उससे ये नहीं होता कि आप मुझे जरूरत नहीं है समझने की, मैं जानता हूँ, मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, मेरी जी। लाइफ तो ठीक चल रही है। जी। 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 ऐसा नहीं है। जी। अगर आपकी लाइफ ठीक भी चल रही है तो भी आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। जी। जी। अगर आप रोजमर्रा में अपने काम पे जा रहे हो, सुबह उठ के शाम को वापस आ रहे हो, अपनी हम्म। फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो, हम्म। उस पूरे दिन में भी अगर आपको और अच्छा फंक्शन करना है और अच्छे से अपनी लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करना है, जी। तो साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर सकता है। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैम, जैसे आपने एक क्वेश्चन यहाँ से मैं इन कर लेता हूँ, जैसे अभी प्रेजेंट में बताया माइंड को रीड कर लेते हैं जो अब एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन लास्ट मेरे पास मेरी पॉडकास्ट में नीना जैन मैम आई थी, एस्ट्रोलॉजर थी वो, उन्होंने मुझे ये चीज़ें ऐड करी कि मोहित जी जो अगर किसी के माइंड में क्या चल रहा है ना, एस्ट्रोलॉजर वो होते हैं, वो उसको भी रीड करके बता सकते हैं कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। तो क्या हम उसको इससे रिलेट कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट को एस्ट्रोलॉजर के साथ? ठीक है, पहले तो साइकोलॉजिस्ट माइंड रीड नहीं करते, ये Okay. मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी। नहीं, बहुत से मैंने पॉडकास्ट देखे ना, वो बताते हैं कि माइंड रीड करके वो, नहीं, अच्छा वो फॉर्मूला नहीं है। सबसे बड़ा मिथ है कि साइकोलॉजिस्ट माइंड रीड कर रहे हैं। मैं भी किसी को बताती हूँ मैं साइकोलॉजिस्ट, तो वो कहते हैं ओ मैं बताइए मैं क्या सोच रहा हूँ, ये बोलते ये हैं। नहीं है सच। जी। हम माइंड नहीं रीड कर रहे हैं, हम कोई तांत्रिक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे।
हम ओके बस आपको आपके जो साइंटिफिक वे में हम आपको स्टडी करते हैं। तो मैम वो कैसे बता सकते हैं हम? जैसे आपने एग्जांपल दिया, मेरे माइंड में क्या चीजें खराब चल रही हैं वो तो मुझे पता है, तो एक तरीके से वो तो माइंड रीड हुआ ही ना कि आपने पता लगा लिया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, या मतलब उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? अब देखिए आपके थॉट जो है कि आप क्या सोचते हैं, जी। कि अलग अलग सिचुएशन में कैसे आप सिचुएशन को परसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो जी। चीज हम आपसे बात करके जानते हैं पहले ओके तो। ओके आप मुझे जो चीजें बता रहे हैं उससे हम मतलब हम उससे समझ पाते हैं कि आप कैसा सोचते हैं, आपकी सोच किस तरफ जा रही है, जी आप चीजों को कैसे समझते हैं, उससे हमें जी समझ आता है आप पॉजिटिवली सोच रहे हैं, नेगेटिवली सोच रहे हैं, जी या आपका सोचने का तरीका सही है कि नहीं। जी तो और दूसरा एक तरीका होता है कि हम टेस्ट करते हैं, जो असेसमेंट होती है हमारे साइकोलॉजी में, जिसमें कुछ क्वेश्चनेयर्स होते हैं, ओके आप उन क्वेश्चन को आंसर करते हैं, जी। उससे हमें आपकी और बातें चीजें पता चलती है आपके बारे में। उसके बाद आप अपने रिजल्ट्स बताते हैं कि इसको क्या मेंटल इशू है, क्या इसके माइंड में चीजें चल रही हैं, हाँ, मतलब उस पहले तरीके हम आपको हेल्प भी कर मतलब सकते उसका हैं। टेस्ट होता है। हाँ, तो हाँ। मैम इसका दवाइयों के साथ ट्रीटमेंट होता है या ऐसे ही वर्बली हम बता के उसको ट्रीट कर सकते हैं अगर कोई किसी मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है तो? हाँ, ठीक है। अब ऐसा है कि दवाइयाँ हर केस में नहीं जरूरत होती, जी पहले तो जी दवाइयाँ उन केसेस में जरूरत होती है जिनको ज्यादा एक्सट्रीम मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, जी वरना नॉर्मली माइल्ड सिम्टम्स जब होते हैं कि आप उससे डील कर सकते हो, तो आप साइकोलॉजिस्ट से जो टॉक थेरेपी होती है, ओके काउंसलिंग होती है, ओके। वो ज्यादा हेल्पफुल है। ये कैसे चूज करें कि कौन हमारे लिए बेहतर एक्सपर्ट रहेगा? जैसे एस्ट्रोलॉजर लोग चूज करते हैं, हाँ, किसी का फी ये होता है, तो इसमें भी क्या फी वी का फंडा होता है कि किसी का 2000 है, किसी का 5000 है, मैंने ऐसा देखा है किस जगह, तो इसको हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं कि ये हमारे लिए एक्सपर्ट रहेगा? अब देखिए सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी आप सिंपल किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, ओके उनसे आपको और समझ आएगा कि आपको किस चीज की जरूरत है, कि आप जी अब हर तरह की टाइप ऑफ थेरेपी होती है, ओके तो फैमिली थेरेपी की जरूरत है तो आप फैमिली के साथ जाइए, ओके रिलेशनशिप की इशू है या फिर आपको एक्चुअली कोई मेंटल डिसऑर्डर है, जी तो वो आपको आगे सजेस्ट करेंगे कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। जी अब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपकी डेली लाइफ चैलेंजेस के साथ डील करता है, जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उनके साथ डील करता है जिनको डिसऑर्डर होता है। अब जी जैसे डिसऑर्डर में आया डिप्रेशन, जी स्किज़ोफ्रेनिया, जी ओसीडी, और ऐसे हजारों डिसऑर्डर्स हैं। मैं कहूँगी हमारी तो इतनी मोटी बुक होती है उस चीज़ की जिसमें हम डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं। लेकिन ओसीडी कुछ ज्यादा ट्रेंडिंग है, व्हाट इज द प्रॉपर मींस ऑफ ओसीडी? ओसीडी होता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जी जिसमें दो टर्म्स है, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव। जी ऑब्सेसिव का मतलब एक थॉट हमें बार बार तंग कर रहा है। मतलब एक ही कोई पर्टिकुलर, कोई हाँ, दूसरा उससे कनेक्ट नहीं कर रहा, नहीं, वो एक ही थॉट? एक थॉट है जो हमें बार बार ऐसे ऑब्सेसिवली हम उसके बारे में सोच रहे हैं। अब जैसे कि ओसीडी होता है, कई लोगों को हाथ धोने की आदत है कि मेरे को हर 5 मिनट में हाथ धोना है, मेरे हाथ गंदे हैं, ओके तो वो थॉट है कि नहीं मेरा हाथ गंदा है, मुझे हाथ धोना है, जी ये इनका थॉट हो गया। जी अब ऑब्सेसिव के बाद आता है कंपल्सिव। कंपल्सिव जी मतलब एक कंपल्शन, एक फोर्स है जो आपको कह रहा है कि आप हाथ धो, मतलब एक्शन करो, ओके तो वो थॉट आपसे वो एक्शन करा रहा है। जी तो वो सोचना कि मुझे हाथ धोना है और मैं हाथ धोने बार बार जा रही हूँ, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा मैम, हमारे रिलेटिव हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका जो प्रॉब्लम है ना, तो शायद वो ओसीडी के शिकार हैं। अच्छा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो मतलब फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं ओके। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उनका एक हैबिट है कि दिन में बेवजह ही वो अपनी सीढ़ी से चलते हैं, फर्स्ट पे पहुँचते हैं, बेवजह नीचे उतरते हैं। अच्छा। मतलब कोई काम नहीं होता फिर भी नीचे उतरते हैं, आना जाना आना जाना दिन में कम से कम 20 से 30 बार करते हैं। हम मजाक भी उड़ाते हैं उनका, हमारे रिलेटिव हैं, और उनसे पूछते हैं क्यों करते हैं, उनको बस मुझसे हो जाता है। हाँ। तो क्या वो ओसीडी का शिकार है? अब जैसा आपने एक्सप्लेन किया, मैं इतनी सी नॉलेज या इतनी सी इन्फॉर्मेशन से मैं नहीं डायग्नोज नहीं करूंगी, हाँ विच जी इज एथिकली रॉन्ग एज वेल। ओके बट हाँ, कहीं ना कहीं दे शुड टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो उनको डायग्नोज कर पाएंगे। जी मैं आपको एक केस, चलो मैं बताती हूँ जी। ओसीडी का। एक बच्चा था, ओके उसको क्या था कि वो रूम में घुसेगा तो रूम जी में घुसने से पहले उसको हमेशा एक आवाज निकालनी है। ओके अगर उसको हम रोकेंगे उस रूम में घुसते टाइम कि नहीं तू आवाज नहीं निकालेगा, तो वो रोने निकालेगा। लग जाता, वो ओके टैंट्रम थ्रो करता था। जी मतलब वो इतना उस पे हावी हो गई थी चीज कि वो अगर आवाज नहीं निकालेगा घुसने जी से पहले, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता था, एंड रो रहा है वो, सबको तंग करने लग जाता था। जी तो वो एक उसका कंपल्शन था कि वो आवाज निकाले। ओके तो ये एक ओसीडी का एक एग्जांपल हो गया। जी, मतलब प्रैक्टिकली जानने के बाद ही हम उसके बारे में हाँ, आइडिया लगा सकते हैं, ऐसे हाँ, हम वर्बली नहीं बता सकते कि उसको करेक्ट, क्या हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम उसको करेक्ट। चल रहा हो। मैम एंजाइटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एंजाइटी आज की तारीख में ये भी बड़ा, हर दूसरा व्यक्ति उसमें उसका शिकार हो जाता है। हाँ, तो इसकी क्या डेफिनेशन है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं,
या क्यों ये बार बार लोगों को, हर दूसरे व्यक्ति को भारत के अंदर ये होती चली जा रही है, इसका क्या रोल है जीवन में? एंजाइटी वर्ड आजकल तो बहुत इजीली यूज किया जा रहा है जी। कि मुझे एंजाइटी हो रही है। हाँ, मुझे एंजाइटी हो रही हाँ, बट अगर हम देखे जाए कि साइकोलॉजी में देखा जाए अगर एक्सट्रीम लेवल पे, है। जी तो एंजाइटी ना बहुत ज्यादा हावी हो जाती है कई लोगों पे कि वो कुछ फंक्शन ही नहीं कर पाते अपनी नॉर्मल लाइफ की चीजें, कि काम पे भी जाना है, खाना भी खाना है ना, वो भी नहीं होता उनसे। ओके। इतना एंजाइटी हावी हो सकती है आप पे। जी जी माइल्ड भी है तो भी आई वुड सजेस्ट आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ और अपना थेरेपी लो, क्योंकि जी। अगर थोड़ी सी भी है तो वो भी आपको तंग तो कर रही है एंड Correct. आपको हेल्प की जरूरत है। जी बट अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो एंजाइटी क्या होता है जी कि हम वरीड है, हमें एक डर है जी कि क्या होगा जी। फ्यूचर के बारे अब में। हाथ कब कपड़ना ये भी एंजाइटी में आ हाँ, जाता है। तो जैसे ये साइकोलॉजी सिम्टम हुआ कि हमें डर लग रहा है, हम सोचे जा रहे हैं, हम फियर कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। और बायोलॉजिकल सिम्टम या फिजिकल सिम्टम जो है उसमें हो गया ट्रेमलिंग, जी। स्वेटिंग, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मतलब इसमें भी वैरायटी होती है। हाँ, मतलब ये सिम्टम सबके सेम नहीं होते साइकोलॉजी में। Okay. किसी भी डिसऑर्डर का सिम्टम, अगर आप में 4 सिम्टम है, जी जरूरी नहीं है दूसरे में भी वही 4 सिम्टम होंगे जिसको वही डिसऑर्डर है। ओके ओके। तो ये पता लगाने के लिए बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस होता है। तो एंजाइटी से छुटकारा पाया जा सकता है बहुत बहुत इजी अगर किसी अच्छे एक्सपर्ट का हम सहारा लेते हैं तो। हाँ, यू नीड हेल्प। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सेप्ट कि आपको हेल्प की जरूरत है पहले तो ये पहले हमें अपना मन बनाना पड़ेगा कि हमें हेल्प की जरूरत है। थेरेपी पे कोई इनवॉलेंटरली नहीं जाता कि आप कहो कि आपने फ्रेंड को कि भाई तू थेरेपी जा, जी। और वो आपकी बोलने पे जबरदस्ती जा रहा है तो वो ठीक नहीं होगा। मैम डिप्रेशन को लेके ये टॉपिक मैं मानता हूँ बड़ा वायरल टॉपिक है, और डिप्रेशन को लेके मैं नहीं मानता आज की तारीख में भारत के अंदर हर तीसरा व्यक्ति मानो ना मानो डिप्रेशन का शिकार है। कोई अपने वाइफ्स को लेके डिप्रेशन में है, कोई बच्चों को लेके डिप्रेशन है, कोई पैसे कमाने को लेके डिप्रेशन में है। हर जिंदगी की वही है, अगर मैं रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे शायद वो डिप्रेशन का शिकार कभी ना कभी हुए होंगे। इवन मैंने ये तो सुना था कि जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, वो डिप्रेशन में जा सकता है, लेकिन मैंने हाई लेवल के लोगों को भी डिप्रेशन में जाते देखा है। उसका क्या एक मेजर रीजन होता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है? पहले तो जैसे मैंने अभी एंजाइटी बताया, वो फ्यूचर का डर था जी। हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। जी। डिप्रेशन हो गया हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। ओके, मतलब ये भी अच्छी बात आपने कही। मतलब एंजाइटी हम फ्यूचर के बारे में लेके परेशान है, और डिप्रेशन पास्ट को लेके परेशान, पास्ट को लेके। हाँ, प्रेजेंट वाला तो डिप्रेशन में आएगा नहीं, पास्ट में कोई चीज ऐसी कुछ हुई जिसकी वजह से हम। अब डिप्रेशन के सिम्टम्स यही हुए, थोड़ा सैडनेस है जी, वर्थलेसनेस कहते हैं, होपलेसनेस की होप नहीं है जी, कोई अपने आप को वर्दी नहीं समझ रहा जी। अब इसमें और सिम्टम्स हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके साथ जो बंदा है उसे डिप्रेशन है? करेक्ट। उसकी एपेटाइट, कि वो या तो बहुत ज्यादा खा रहा है या बिल्कुल नहीं खा रहा, ओके। या तो बहुत ज्यादा सो रहा है या बिल्कुल नहीं सो रहा, या तो वेट लॉस हो गया या वेट गेन हो गया। जी। अब वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा। ओके। और साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है सुसाइड का। करेक्ट। सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइडल आइडिएशन कहते हैं जिसे हम। जी, जी। तो उस स्टेज तक पहुंचने से पहले अगर आप इस चीज को हेल्प ले लो तो वो बेटर है आपके लिए। एंड ये कुछ सिम्टम्स अगर आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लो अपने आसपास के लोगों में, और उनको हेल्प करो, उनको सपोर्ट करो, उनको वैलिडेटेड फील कराओगे जी, और उनको थेरेपी में ले जाने में हेल्प करोगे जी, तो बहुत जल्दी और बहुत इजीली ट्रीट किया जा सकता है, इस चीज को मैनेज किया जा सकता है इस चीज को। एंड डिप्रेशन इस टाइम इंडिया में बहुत ही कॉमन चीज है जी। और जैसे जैसे आसपास की सोसाइटी इतना फास्ट चल रही है हमारी, करेक्ट, तो हम कहीं ना कहीं दब जाते हैं उस चीज में जी, जी। और डिप्रेशन का शिकार बन सकते हैं बहुत इजीली। अब आपने कहा कि ये बॉलीवुड वाले या ये सेलिब्रिटीज या अमीर लोग जो हैं वो डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? करेक्ट, क्योंकि इनके पास तो सब कुछ है। ऐसा नहीं होता जी, मतलब कोई भी जा सकता है। क्यों नहीं जा सकते? मुझे तो पहले यही लगता था यार, हम मतलब जैसे होता है ना कि जैसे आज की तारीख में जो नए युवा हैं 20-22 साल में प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, वो फिर कोई छोड़ के चला जाता है, चली जाती है, फिर उसको सोचते इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, या यही होंगे, यही लोग भी होगी। लेकिन जब मैंने देखा दीपिका पादुकोण के बारे में सुना, कपिल शर्मा के बारे में सुना, या इवन हनी सिंह के बारे में सुना, तो लगा यार ये तो हर तरीके के लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। सबके अपने अपने रीजन हो सकते हैं पास्ट को लेके। लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगा, जैसे एक हम टॉपिक उठा लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मुद्दे की बात है। सुशांत सिंह राजपूत, एक अच्छा फेम था, एक रैपो थी, अच्छी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ भी दी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते क्या डिप्रेशन में गए, इवन सुसाइड वाला कदम उन्होंने उठाया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके आसपास में अगर आपको कहीं भी किसी भी आसपास के आपके लव्ड वंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, अगर वो आपको थोड़े से भी परेशान दिख रहे हैं ना, तो अगर आप जाके उनसे 1 मिनट बात कर लेंगे
जी तो कुछ आपका भी नहीं जा रहा। मैम कभी कभी होता क्या है, ये आपकी बात मैंने एग्री कर ली, दूसरा व्यक्ति बात ही नहीं करना चाहता, तो उसको कैसे हम मतलब कन्विंस करें कि आप मुझसे बात करो, मैं आपको सही कर सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उसको तो लगता है मेरा मजे ने ले ले मेरे साथ, मतलब मुझे। आप इस तरीके बात मत करिए ना कि मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ या ओके मुझे पता है तुम परेशान हो इस बारे में। ओके आप जैसे नॉर्मली उस इंसान से बात करते करिए, वो आपके जी साथ कंफर्टेबल हो जाएगा, तो वो जी अपने आप ही बात कर लेगा आपसे कि वो किस चीज को लेके परेशान है। फिर ओके अगर वो पहले नहीं खुल रहा तो खोलने के लिए उसको बाहर ले जाइए, जी वॉक पे, डिनर पे चले जाइए। जी वो अपने आप जब फील करेगा कि हाँ कोई मेरे साथ खड़ा है या कोई मेरे लिए केयर करता है, जी 4 दिन 5 दिन 1 महीना, जी फिर तो बात करेगा। जी जी यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैम, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, मैंने पढ़ा था कहीं, मैं मतलब कुछ लोगों के साथ कनेक्ट था कि आप 21 दिन तक जिस व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए आप परेशान हो, 21 दिन तक आप कंट्रोल कर लो, 22वें दिन वो चीजें धीरे धीरे आपकी लाइफ से दूर चली जाती हैं। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? ये 21 दिन या 22 दिन वाला तो मैंने कोई साइंटिफिक रिसर्च में तो नहीं पढ़ा ऐसा, बट ओके हाँ आप अगर किसी चीज के लिए रोज स्टेप ले रहे हो, ओके कोई भी हैबिट है आपकी जिसको आप 21 दिन कर रहे हो सपोज, जी तो वो अपना 22वें दिन वो हैबिट इतनी अंदर इनकलकेट हो जाती है कि आप जी अपने आप उस चीज से डील कर लेते हो। करेक्ट तो वो तो प्रैक्टिस हो गई है। जी, मतलब उसको प्रैक्टिस में ले आते हैं, फिर व्यक्ति को लगता है कि वो इंसान अपना भी हमसे दूर चला जाता है। अब थेरेपी में भी जो आपको चीजें सिखाई जाती हैं, कुछ जी टेक्निक सिखाई जाती है कि आप कैसे अपने डिप्रेशन या एंजाइटी से डील करें। जी हमारी अलग अलग टाइप की थेरेपी होती है, बहुत जी सारी टाइप्स हैं, जी बहुत सारी उसमें टेक्निक्स हैं। तो जी उन सब में एक गोल यही होता है कि आप जो हम आपको चीजें सिखा रहे हैं कि आप कैसे उस चीज को यूज करके अपने सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, जी वो आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड जी इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस, आई नो, जी बट आप कोई भी काम करेंगे उसको रोज तो करना ही। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, रोज पढ़ाई करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। करेक्ट तो सेम वे में इसी में अगर आपको रोज प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपके सिम्टम या आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। क्या डिप्रेशन एक बार जाने के बाद बार बार आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? लाइफ में प्रॉब्लम बार बार नहीं आ सकती। आ सकती है, डिप्रेशन भी बार बार आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि जिनका डिप्रेशन जा चुका है वो ये ना समझे कि उनको डिप्रेशन दोबारा होगा नहीं, आ सकता है। तो उसको कैसे कंट्रोल करके, एक वक्त तो मैं डिप्रेशन में था, जैसे तैसे निकल गया, फिर से वो डिप्रेशन में ना पड़ जाऊं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब जैसे तैसे निकल गए तो मेरे को नहीं पता आप निकले कैसे हो पहले तो। ठीक है। जी अब हम चीजें जो सीखते हैं इसमें ये सीखते हैं कि हम कैसे डील करें इस चीज से। करेक्ट अब हमें वो डील करना आ गया, हम देख चुके हैं कि हम इस चीज से निकल गए इस तरीके ये करके सपोज, जी या आपने थेरेपी में जाके जो चीजें सीखी कि हम अपने स्ट्रेस से कैसे डील करें, या लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करें, वो हम थेरेपी में सीख जाते हैं। करेक्ट तो दोबारा जब हम वो सेम चीज फेस करते हैं तो हमें जी पता है हमें क्या करना है। कैसे उससे रिलेट करना है? एग्जैक्टली द जी सेम वे कोई लाइफ, अगर आपको एक मैथ्स का प्रॉब्लम दिया है, करेक्ट आपने सीख लिया वो कैसे सॉल्व करना है, आप जी दोबारा वैसा प्रॉब्लम मिलेगा तो आप सॉल्व तो कर ही लो। सही बात, मतलब हैबिट पड़ जाती है तो वो चीज आसानी लगने जाती है कि इससे निपटना कैसे है। बट ऐसा नहीं है दोबारा नहीं आता, और अगर दोबारा आ रहा है इसका ये मतलब नहीं है आप वीक हैं। पहले जी तो जी जी लोग ये समझते हैं कि मुझे दोबारा डिप्रेशन हुआ, लोग समझेंगे मैं वीक हूँ या मैं अटेंशन गेन कर रहा हूँ जी या मैं जबरदस्ती बना रहा हूँ, बातें बढ़ाता हूँ। नहीं, हर जी किसी का फीलिंग्स अलग होती हैं, इंटेंसिटी अलग होती है फीलिंग्स की, और इट्स ओके इफ यू फील लाइक आप सही नहीं हो या आप सही फील नहीं कर रहे, आपको दोबारा बार बार अच्छा नहीं लग रहा। जी अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति आपसे टकराया है जो उस लेवल पे डिप्रेशन पे था, जहां पर आपने उससे बात की और वो कहीं तक कंट्रोल हुआ? मैंने पर्सनली केसेस अभी नहीं लिए हैं, ओके बट हाँ ऐसा होता है कि डिप्रेशन एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो होता है बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन। जी उस चीज को डील करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, एक साइकियाट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट। इनकी क्या डेफिनेशन है? ठीक है। साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो MBBS करते हैं, MD करते हैं। ओके और साइकियाट्रिस्ट का रोल क्या है? दवाई देना। जी जो दवाई साइकियाट्रिस्ट देते हैं वो साइकोलॉजिस्ट के पास अथॉरिटी नहीं है दवाई देने की। ओके तो साइकियाट्रिस्ट आपको दवाई देंगे आपके सिम्टम्स को कम करने के लिए, जी और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपसे बात करते हैं, आपको थेरेपी देते हैं, जो आपकी इमोशनल थेरेपी या टॉक थेरेपी जिसे कहते हैं, जी वो करके आपके सिम्टम्स या आपकी लाइफ चैलेंजेस को ठीक करते हैं। जी तो आपको समझ आएगा कि साइकियाट्रिस्ट जो है वो थोड़ा डॉक्टर है। जी तो वो आपकी जो दवाई वाली चीज़ है, अब दवाई वाली चीज़ें क्या हो गई, सपोज आपको डिप्रेशन है तो आपको जी। डिप्रेशन की वजह से क्या क्या हो रहा है, आपको शायद ज़्यादा ट्रेम्बलिंग हो रही है सपोज कह जी, सकते हैं, या जी। फिर आपको हार्ट में इश्यूज आ रहे हैं, जी हेडेक्स हो रहे हैं, जी या मूड स्विंग हो रहे हैं। जी तो इसमें आप दवाई लेके ठीक कर सकते हैं इन चीज़ों को, बट करेक्ट आप सोचते कैसा और आप फील कैसा करते हैं जी वो चीज़ आप साइकोलॉजिस्ट से ही ठीक करवा सकते हैं। ग्रेट मैम, एक क्वेश्चन मेरा निकल के यहाँ पे सामने आता है, साइकोलॉजी और मेडिटेशन ये बड़ा महत्व रखते हैं हर इंसान की जिंदगी में। जैसे मेरे फेवरेट एक्टर हैं शाहरुख खान, उन्होंने जब 1990 में एक मूवी बनाई थी तो
मैंने गाना सुना था चांद तारे तोड़ लाऊं, हाँ. और उस गाने के जो कार पे वो बैठे थे उनके बराबर में मन्नत था। उन्होंने 2 साल 3 साल बाद उसे खरीदा, बल्कि उन्होंने एक आर्टिकल में कहा था कि मैं ऐसा ही घर खरीदना चाहता हूँ, और बाकायदा 3-4 साल में उन्होंने खरीद लिया। क्या मेडिटेशन में इतनी ताकत हो सकती है कि कोई व्यक्ति सोचता है वो चीज़ कर जाए? ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये सोचना कि मुझे ये चीज़ चाहिए और वो हो जाना, ये जी। मैनिफेस्टेशन है, ये मेडिटेशन नहीं अच्छा, है पहले तो। ये मेडिटेशन नहीं है। हाँ, ओके। मैनिफेस्टेशन हुआ कि आप बार-बार अपने आप को बिलीव करा रहे हैं कि हाँ, ये मैं पा सकता हूँ या ये मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं होऊँगा कुछ टाइम बाद। जी। वो हो गई मैनिफेस्टेशन। ओके। और वो मैं नहीं कहूँगी साइकोलॉजी में हम इतना स्टडी करते हैं, वो थोड़ा अनसाइंटिफिक है, जी। थोड़ा स्पिरिचुअल कह सकते हैं हम उसे, या जी। अकल्ट कह सकते हैं। जी। बट रही बात मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन इज अ वेरी यूज टेक्निक इन साइकोलॉजी। हर साइकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेगा एक पॉइंट पे कि आप मेडिटेशन ट्राई करिए। ओके। क्या होता है कि मेडिटेशन आपके सारे थॉट्स, अब आपका ये दिमाग है, जी। इसमें आपके थॉट्स इधर उधर केओस क्रिएट कर रहे हैं, करेक्ट। उन सबको एक जगह लाता है, जी। उस सबको एक अलाइन करता है कि आप जी। अपनी सोच को एक तरीके से क्लैरिटी लाएं। जी। तो वो मेडिटेशन से होता है कि आप अपने माइंड को शांत करें। जी। एंड मेडिटेशन वैसे तो इंडियन ओरिजिन ही है, जी। और लोग कहेंगे कि साइकोलॉजी अगर साइंटिफिक है तो मेडिटेशन क्यों Correct. सजेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। बट मेडिटेशन बहुत साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है कि बहुत काम करती है आपके थॉट्स को थोड़ा काम करने में, आपको क्लैरिटी लाने में, आपके इमोशंस आप समझ सके, जिससे आप अपने अंदर, हम एक टर्म यूज करते हैं इंट्रोस्पेक्शन, जी। जिसका मतलब ये होता है हम अपने अंदर झांके। ओके। तो हम मेडिटेशन के थ्रू इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, जी। एंड दैट इज अ वेरी सजेस्टेड टेक्निक इन एवरी थेरेपी। जी। तो मेडिटेशन, मैं फिर वहीं पे आना चाहूँगा। तो मेडिटेशन आपने कहा कि ये मेडिटेशन नहीं है, तो क्या मेडिटेशन का रोल है साइकोलॉजी में? मैंने वही बताया आपको कि साइकोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है मेडिटेशन का, जी। क्योंकि आप उसको यूज करके अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को समझ सकते हैं। ओके। तो प्रेजेंट टाइम में मैं बात करना चाहूँ अपनी, जैसे मेडिटेशन की। जैसे मैं अभी जस्ट अपने ऑफिस के रूम में, अपने घर पे मैंने BMW X1 का एक फोटोग्राफ लगा के रखा हुआ है, और मैं कोशिश करूँ, मैं दिन रात सोचता हूँ कि मैं BMW लूँगा। शायद मैंने टारगेट फिक्स किया है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो मैं उस पर मतलब डेली बेसिस सोचता हूँ। तो क्या वो चीज़ें मुझे आसान है कि प्राप्त, वो मुझे खींचती है अपनी तरफ? दैट इज मैनिफेस्टेशन। अच्छा, ये मेडिटेशन नहीं है? मेडिटेशन हुआ कि नहीं, आप, मैं ऐसे एहसास कर रहा हूँ कि मैं BMW चला रहा हूँ, मैं ये चलाऊंगा तो ये होगा, ये तो ये चीज़ क्या होगी? ये मैनिफेस्टेशन है कि आप मैनिफेस्ट करें कि मेरे को ये चीज मिले। मेडिटेशन होता क्या है? ओके। आप बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, प्राणायाम या ये सब कर रहे हैं, ओम चांट कर रहे हैं, या अपनी ओके। सांस पे ध्यान दे रहे हैं, वो होता है मेडिटेशन। अकेले बैठ के शांति में आंखें बंद करके आप ध्यान लगाएं। ओके। ओके, तो मतलब दोनों की डेफिनेशन अलग हाँ। अलग है। तो क्या बिलीव करते हैं आप इस चीज़ पे? क्यों नहीं करते? मेडिटेशन से आप अपने अंदर झांक रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप अपने आप को समझ पा रहे हैं। ओके। ओके, तो वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। वो किससे प्राप्त कर सकते हैं हम? चलिए, आपको सपोज कोई चीज चाहिए, ओके। तो आप उसके लिए एक गोल बनाते हैं। करेक्ट। अब हमारी एक टेक्निक है जिसमें हम कहते हैं कि आपको स्मार्ट गोल्स बनाने चाहिए। जी। अब स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? जी। एस फॉर स्पेसिफिक, यानी कि Okay. आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, जी। क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे BMW X1 चाहिए। जी। तो ये आपका स्पेसिफिक गोल हो गया। जी। M फॉर मेजरेबल, कि आप जी। मेजर कर पा रहे हैं कि आपके गोल अचीव हो गया है या कब अचीव होगा, आप किस स्टेज पे अपने गोल के। तो आप ग्रेट। मेजर कर पा रहे हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, जी। या आपको और कितने पैसे चाहिए, और आपको जब गोल मिल जाएगा तो आप मेजर कर पा रहे हैं हाँ मैंने X1 ले ली। जी। तो मेजरेबल गोल होना चाहिए। अब M के बाद आ गया A फॉर अचीवेबल, कि हमारा गोल जो है हम वो अचीव कर सकते हैं, कि आपके अंदर कैपेसिटी है या आपकी इनकम इतनी है कि आप वो गोल अचीव कर सकते हैं कि नहीं। जी। अगर आप कहे कि मेरे को 4 करोड़ की गाड़ी लेनी है, बट जी। आपकी इनकम महीने की 1 लाख रुपए है, तो आप कितना ही सोच लें फिर नहीं होने तो वो वाला। अचीवेबल हाँ, गोल नहीं हुआ ना। तो correct, एक तरीके से अचीवेबल होना चाहिए। जी। जी। R फॉर रेलिवेंट, कि आपका जी। गोल जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए, कि आपकी सिचुएशन में आपकी हेल्प कर रहा है वो गोल, जी। या आपकी सिचुएशन के हिसाब से रियल है। ये बहुत बड़ी आपने बात कही। जैसे मैं पॉडकास्ट में सुनता हूँ ना कि आप वो चीज़ लगा दो और सोचते रहो, वो चीज़ आपको बुलाती है और आपको मिल जाती है, आप काम कुछ ना करो। तो ऐसा तो नहीं है। Exactly. आपको काम भी आपको देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि ये गोल आप प्राप्त कर सकते हैं, आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है, आप उसके लिए कार्य कर रहे हो नहीं कर रहे। करेक्ट। जी। और लास्ट चीज जो रह गई है वो टी Okay. से होता है टाइम बाउंड, यानी कि Okay. आप एक टाइम रखिए कि इस टाइम में मुझे BMW खरीदनी है, ये गोल अचीव करना है, और इस टाइम में आप वो कर भी सकते हैं। जी। जी। यानी कि मेरे को अगले 2 साल में BMW लेनी है। जी। तो अगर आप ये स्मार्ट गोल करके आप बैठिए, एक पेपर पे SMART लिखिए, जी। और उस चीज को डिफाइन कर लीजिए कि आपके गोल के हिसाब से ये गोल स्मार्ट है कि नहीं है। ये बड़ा प्यारी बात है आपने कही है मैम। मैं बड़ा
इम्प्रेस कर रहा हूँ इस बात से, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बात कोई एक्सप्लेन करे कैमरे पे, ये सेशंस होते हैं, कई पेड मैंने सेशंस हाँ, देखे हैं, इनके बारे में सुना है, हाँ, लेकिन ये तो व्यूवर्स की अच्छी बात है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये खुशी मैम के थ्रू मिल रहा है। बहुत अच्छा जवाब मैम आपने इसमें दिया। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? पहले तो हमेशा पॉजिटिव कोई बना रह ही नहीं सकता। ऐसा पॉसिबल नहीं है? नहीं है, क्यों? कैसे कोई हमेशा पॉजिटिव रह सकता है? आपकी लाइफ में कभी ना कोई भी तो कोई सिचुएशन आएगी सही जिससे है आप नेगेटिव तो सोचोगे, बट हाँ, उस सिचुएशन में जब आप नेगेटिव सोच रहे हो, उस चीज के बारे में ज्यादा नहीं घुसना कि आप बहुत ही नेगेटिव हो जाओ, जी और पॉजिटिव रहने का ट्राई करना इज अ जी। टेक्निक जो हम प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। जी अब आपको पॉजिटिव रहना है तो आपके थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए और आपके इमोशंस पॉजिटिव होने चाहिए। ओके तो आप हमेशा ना, मैं कहूंगी, रियल रहिए। ओके आप टू मच एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि आप जी। नेगेटिव कब होंगे, जब आप कुछ एक्सपेक्ट करेंगे और वो चीज नहीं नहीं होगी। मिल पाती जी। अब आपको वो चीज नहीं मिली तो आप नेगेटिव हो नेगेटिव हो जाएंगे। जाएंगे, करेक्ट। आप अगर रियलिटी चेक रखेंगे अपने अंदर कि हाँ ऐसा है सिचुएशन, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे में इतनी कैपेसिटी है, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे लाइफ को लेके। क्या बात, मेरी तरफ से मतलब जबरदस्त बात आपने कही। ये तो चीज़ आपने मेरे को ही मतलब ऐसे सदमे से मैं डाल दिया कि मैं शायद कल्पना भी नहीं कर सकता कि जो जवाब मैं चाहिए था मुझे मिल नहीं रहा था यूट्यूब पे, वो मुझे आपको बुलाने के बाद मिल गया। तो थैंक यू वेरी मच। तो पॉजिटिव बने रहने के लिए मतलब इंसान जो बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। वो कभी ना कभी 24 घंटे के अंदर नेगेटिव जरूर होता ये है। गलत एक्सपेक्टेशन रखना कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, ये भी गलत है, और जो बोलते हैं मैम कि मैं रहता हूँ हमेशा पॉजिटिव, तो समझो झूठ ही बोल रहे हैं, बेकार की बात है ना। कभी ना कभी तो नेगेटिव 24 से 48 घंटे बंदा किसी ना किसी मूड पे हो ही जाता है। होएगा ही होगा। आप यकीन करते हैं कि जो परिवार में चल रही, जैसे होता है ना कि जैसे हम किसी व्यक्ति को मेजर करते हैं कि कोई व्यक्ति को गुस्सा ही नहीं आता और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, जैसे हम हाँ। करते हैं ना अपने घर रिलेटिव में, यार इसका गुस्सा बड़ा खतरनाक है, और यार इसको गुस्सा ही नहीं आता। जैसे कुछ को हस्बैंड ऐसे मिलते हैं, उनको जैसे बोल देते हैं बेचारे वैसे करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ को हस्बैंड ऐसे सीरियस मिलते हैं, वो आसानी से बात ही नहीं करते, सीधे मुंह 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है। तो ये इसको कैसे हम मैनेज करें कि जो व्यक्ति हर बार गुस्सा आता है बार बार, उसको कैसे कोई व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, जो ये देख रहे होंगे व्यूअर्स हमारे? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अच्छा। हर इंसान में कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स है कि जी। आपके अगर कुछ ट्रेट्स है और मेरे में कुछ ट्रेट्स है, ठीक जी। है। अब आप में अगर सपोज करें 5 ट्रेट है, 5 ट्रेट मेरे में है, ओके। एक ना एक या दो ना दो ट्रेट हमारे मिल रहे हैं, जी। बट कहीं ना कहीं हम दोनों डिफरेंट है। ओके। और अगर हमारे 7 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन लोग हैं, हर जी। कोई डिफरेंट है, हर किसी की पर्सनालिटी डिफरेंट है, जी। किसी की पर्सनालिटी सेम नहीं होती 100%। जी। और यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसे हम कहते हैं, ये अगर हम समझ जाए कि हाँ वो इंसान अलग है, मैं इंसान अलग हूँ, आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि वो इंसान की पर्सनालिटी ऐसी है। तो उसको हम सही नहीं कर सकते? आप पहले तो लोगों को सही करने का मोटिव छोड़िए ओके। कि मैं लोगों को सही करना तो क्या चाहता हूं। कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, इंसान अपने आप को ठीक करना चाहे कि हाँ मुझे पता है मेरे को गुस्सा ज्यादा आता है, जी। वो चीज उसमें लाना, वो फैमिली के थ्रू। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, कभी कभी होता है हस्बैंड वाइफ का गुस्सा इतना पीक पे चला जाता है कि उनको कंट्रोल नहीं होता, इसे हाँ, रोकना कैसे है। हाँ। वो नौबत आ जाती है कि तलाक में वो चले जाते हैं कि कुछ दिनों के बाद तलाक के बाद में सोचते हैं क्यों लिया, हाँ, क्योंकि उस टाइम वो हाइपर ऐसे हो गए थे। हाँ। लेकिन उस वक्त ऐसा क्या करें कि वो चीजें कंट्रोल हो जाएं? ठीक है। वो उसको बदलना चाहता है, वो उसको बदलना चाहती है, लेकिन होता नहीं दोनों तरफ से। एंगर मैनेजमेंट ना एक काइंड ऑफ थेरेपी ही है कि आप एंगर मैनेजमेंट के लिए अगर आप थेरेपी में जा रहे हैं ना, तो आपको बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू आपका गुस्सा कंट्रोल करना सिखाएंगे। ओके, मतलब हो सकता है ऐसा? ये बहुत कॉमन चीज है। Okay. एंगर मैनेजमेंट इज अ थेरेपी जो बहुत लोग लेते हैं, आई सजेस्ट कि जिनको इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं मैम एक उन्हें लेनी थोड़ा सा चाहिए। इंटरप्ट आपको करूंगा, जो मतलब हंसी वाला डायलॉग होता है ना, हंसने वाली थेरेपी जो करते हैं लोग, बड़े बुजुर्ग करते हैं कि इससे मेरा मूड स्विंग होता है। जैसे आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी होगी, वो गुस्से में हंसता है, तो ये भी कोई थेरेपी होती है? सी, हम इसमें अपने माइंड को ट्रिक कर रहे हैं कि मैं Okay. हंस रहा हूँ। क्या करेगा माइंड? डोपामीन रिलीज कर देगा। ओके। डोपामीन एक हैप्पी हार्मोन है, ओके। तो उससे हमारी बॉडी फील करेगी हैप्पी। मतलब हम गुस्से में भी हैप्पी हो सकते हैं अगर हम होना चाहें तो? जबरदस्ती तो कोई नहीं कुछ कर सकता। जी। बट हाँ, अब मैं आपको कुछ नॉर्मल चीजें बताती हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आप कुछ चीजें जो प्रैक्टिस करिए, जी, मैं आपको जी, बता देती जी। हूँ। ये थोड़ा मेडिटेशन से रिलेटेड है, ये आप, मैं कहूंगी डिप्रेशन, एंजाइटी, आपको कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है तो आप जी। ये चीजें प्रैक्टिस रोज करिए। जी। पहला ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है जिसे कहते हैं जी। हम। तो उसमें अब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत तरह की आती है, मैं आपको एक सिखाऊंगी अभी ओके। जो सबसे इजी मुझे लगती है। जो हमारे व्यूवर्स को सिखाइए, क्योंकि हाँ। व्यूवर्स ज्यादा गुस्सा करते आप हैं। मेरे साथ करिए। जी जी। इसको हम कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। ओके। ठीक है, आप एक बॉक्स इमेजिन करिए जी। जिसके 4 साइड है। ओके। अब हम क्या करेंगे, पहले इनहेल करेंगे 4 सेकंड के लिए, ओके।
फिर हम बॉक्स से ऊपर जाएंगे जिसमें हम Okay. 4 सेकंड के लिए उस ब्रेथ को होल्ड करेंगे, ओके फिर 4 सेकंड के लिए हम उसको निकालेंगे ब्रेथ को, ओके और निकालने के बाद 4 सेकंड के लिए सांस रोकेंगे। तो आप बॉक्स की तरह इमेजिन करिए साइड्स, हो गया। एंड आई होप व्यूअर्स भी हमारे साथ ये कर रहे हैं कि आप 4 सेकंड के लिए इनहेल करें, 4 सेकंड के लिए होल्ड करें, 4 सेकंड के लिए ब्रेथ को निकालिए और 4 सेकंड के लिए सांस रोकिए। जी यस मैम। अब अगर आप ये बार बार करेंगे, ओके इससे आप इतना ग्राउंड हो जाएंगे, इतने काम हो जाएंगे, आपकी हार्ट रेट कम होगा, ओके आपके थॉट्स आराम शांत हो जाएंगे जो आपको ऐसे बार बार घूम रहे हैं दिमाग में। ओके तो कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ में इश्यूज आते हैं उनमें अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें ना तो हम कहीं ना कहीं काम हो जाते हैं। तो गुस्से को कंट्रोल कर सकते कर हैं? सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ओके मैम, महिलाओं में गुस्सा ज्यादा होता है पुरुषों में ज्यादा होता है? ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि होता है कि यार हमारे ये ऐसे हैं, हमारी ये ऐसी है, ये इसमें कुछ सर्वे किया है आपने? कुछ जेंडर बायस नहीं होता, सब में गुस्सा होता है। कई लोग तो कहते हैं आदमियों में गुस्सा ज्यादा है, हाँ आदमी का गुस्सा ज्यादा होता है, ज्यादा आता तो है। वो सब में अलग होता है कि किसी में गुस्सा है तो किसी में नहीं है। इसमें अब हम किसी कुछ को नहीं आता वो पी जाता है, तो वो सही है या उसको निकाल देना चाहिए? सी वेंट आउट इज द बेस्ट थिंग, बट सही तरीके से वेंट आउट करना भी एक टेक्निक है। वो क्या टेक्निक है बताएंगे? अब वो आप पेड़ में बताएंगे या ऐसे ही बता देंगे? पेड में भी बताएंगे बट जी, कहीं ना कहीं मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जब आप वेंट आउट करें तो गोल यही रखिए कि इससे सामने वाले को आपके वर्ड से हर्ट ओके ना हो। ओके ओके। और दूसरा कुछ बोल रहे हैं? और वेंट आउट करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी टेक्निक ये है कि आप अपने घर में या जिससे आप ट्रस्ट करते हैं या जिसका सपोर्ट आपको पता है आपके साथ है, जी उससे एक बार बात करें, ओके आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। जी। बिना बात करे डिसीजन ले लेना वो भी एक सबसे बड़ा रीजन हो जाता है। हाँ, तो मैम गुस्से वाले व्यक्ति को अगर हम एक लाइन में रख देते हैं और आज की तारीख में देखा जाए तो बंदा एक भावुक वाली चीजें सामने आ जाती हैं। होता है ना कि हम कभी कभी को ऐसा पल आ गया, हम छोटी सी बात पे आंखों में से आंसू निकाल देते हैं। होता नहीं होता? हाँ, महिलाओं में ये ज्यादा होता है और पुरुषों में कम होता है कि किसी बात को लेके वो इमोशनल। इमोशनल हो जाते हैं। कहते हैं आदमी कभी रोते नहीं है। क्या ये पॉसिबल होता है कि आदमी रोता नहीं है? रोता तो होगा, शायद आंसू से नहीं रोता होगा। पहले तो अगर हमारे मेल व्यूअर्स अगर ये देख रहे हैं जी तो मैं एक ही लाइन बोलूंगी, इट्स ओके टू क्राई। ओके आदमियों को भी एक्सप्रेस करने चाहिए इमोशंस। आदमियों को अगर रोना है तो रोए, अपने लव्ड वन से बातें करें, अपने जी। इमोशंस एक्सप्रेस करें। जी इमोशंस मेरे में भी है और इमोशंस आप में भी है, जी तो ये जेंडर वाली चीज तो उसमें होती नहीं। करेक्ट। अब ये रोने की बात आई तो कई लोग ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं कि जी। उनके इमोशंस इजीली बाहर आ जाते हैं। जी कई लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते जी। और वो उनमें इननेट है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। यही है कि अगर आप जब थेरेपी में जाते हैं तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जी कि एक सेफ एनवायरनमेंट है जहाँ आपको कोई जज नहीं कर रहा। आपका Correct. साइकोलॉजिस्ट जो है करेक्ट। उसका गोल ही यही है कि आपकी हेल्प करना। जी उसका जो रूम है वहाँ पे आप सेफ हैं, वहाँ आप Okay. नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट में है, जी तो आप कहीं ना कहीं इतना सेफ फील करते हैं कि आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर लेते हैं खुद ही। करेक्ट करेक्ट। बहुत बहुत जबरदस्त आपने जवाब दिया। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, आज की तारीख में देखा जाए जैसे आप होस्टिंग करते हैं करीब करीब 20-25 पॉडकास्ट में, मैम से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि 25 से ज़्यादा पॉडकास्ट हम कर चुके हैं। होस्टिंग करते करते आपको एक्सपीरियंस होता चला जा रहा है। जैसे मैं व्यूवर्स हमारे जानना चाहते हैं, जैसे आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग में लोग ना, मैं थोड़ा सा आप इस कनेक्शन को कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ वो कोशिश कीजिएगा क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इसमें बनेगा। हर व्यक्ति कैमरा फेस करना चाहता है, यूट्यूबर बनना चाहता है, क्योंकि अगर आप एक घर में बैठ के कमरे में बैठ के ना, मैंने देखा जाए मनोज डे या सतीश के वीडियो, इन्होंने घर में बैठ के वीडियोस बनाई थी, या सौरभ व्लॉगर, उसने कोविड-19 में व्लॉगिंग करना स्टार्ट करा था। स्टार्टिंग में हेजिटेशन होती थी, आपने उनके वीडियो देखा होगा, लेकिन आज वो उस लेवल पे बन गए हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर की उनके पास संपत्ति, अगर मैं डॉलर करेंसी की बात करूं तो हेजिटेशन होती है। जैसा होता है ना कि कभी कभी हम स्टेज कर रहे हैं या कैमरा पकड़ रहे हैं, हमारा दिल ना धक धक हिलता है। शायद आपके साथ, मेरे साथ तो हुआ है जब हमने स्टेज करा है। तो उसको कैसे कंट्रोल करें यार, धक धक की ये हमें ऐसा देख लेगा या हमें लोग देखेंगे तो हमें ये ना बोल दें, तो इस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? स्टेज फियर या पब्लिक फियर जो होता है जी, ये बहुत ही कॉमन चीज है। आपने मतलब ये जरूरी नहीं है कि मतलब आम आदमी होता है, हमें तुम्हें भी होता है, ये मैं इनको और ये क्या? समझाना चाह रहा हूँ। शाहरुख खान में भी होगा आपके। करेक्ट करेक्ट। सबको कहीं ना कहीं पब्लिक फेस करते टाइम डर लगेगा, बिकॉज आप ये सोचो कि 1000 लोग अगर आपके सामने हैं जी तो आप वो 1000 लोग जब आपको देख रहे हैं, सबके मन में कुछ ना कुछ आपको लेके तो है, जी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी Correct. बात सुन रहे हैं। Correct. अभी हमारे व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं जी जी तो मैं भी नर्वस हो सकती हूँ इस जी चीज में। जी जी बट आपको यही सोचना है कि पहले तो मैं जो ये फंडा यूज करती हूँ, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि मेरे बारे में सोचे बैठे। सही बात सही बात। उससे मेरी आधी नर्वसनेस कम हो जाती जी। है। कोई कितना ही सोच लेगा मेरे बारे में। जी जी ठीक है। सेकंड, आप जो है वो आप रियल रहिए। ओके। अगर आप स्टेज पे जाने से पहले नर्वस होंगे ना तो आप रियल नहीं रहेंगे। जी जी तो जो ऑथेंटिक सेल्फ है ना वो आपकी, वो सबसे ब्यूटीफुल सेल्फ है, जी उससे सुंदर कुछ नहीं है।
जी तो जैसे हैं आप वैसे रहिए, लोग आपको पसंद करे ना करे, आपको पता आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, आपके जी अंदर क्या स्ट्रेंथ्स है आपकी, वो जी आप जानिए और उस चीज पे वर्क करिए। यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैम। अब करीब करीब दिल्ली में मेरा 1.5 से 2 साल पुराना एक सेमिनार था। करीब करीब 700-800 लोग वहाँ पे बैठे थे। मेरा ही ऑर्गेनाइज मेरी ही टीम ने, मैंने ही किया था। तो होस्टिंग जो कर रहा था, उन्होंने मुझे जिस तरीके से इनवाइट किया ना, तो मैं स्टेज पकड़ने को डर रहा था। बाकायदा मेरे बैनर लगे हुए थे, मेरी स्क्रिप्ट पूरी तैयार थी। मतलब मेरा दिल ऐसा था कि आज यही निकल जाएगा। मतलब मैं कब कपा रहा था, जब होता था आपने बात की कब कपाना, वही वाला होता कि भाई। और मैम जो भी चीज़ मैंने लिखी थी मैं सब भूल गया। भूल गए। अब उन्होंने स्टेज मेरे हाथ में दिया, माइक दिया, तो बस मैं 1 से 2 मिनट मैंने कंट्रोल किया। उसके बाद जो मैंने स्पीच दिया, लोगों को मजा आया, क्लैपिंग होनी स्टार्ट हो गई। मेरा मानना है कि जो 5 से 7 मिनट अपने आप को कंट्रोल कर गया तो वो जीत जाता है। हाँ ये मैं सही कह रहा हूँ हाँ बात? बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर वो 5 से 7 मिनट हार गया तो तो वो पूरा हमेशा ही हार हार जाता चुके है। हैं। तो ये मैंने चीज ऑब्जर्व करी है, तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। शायद जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे होंगे, मेरे साथ ऐसा 1 से 2 बार हुआ है, लेकिन आज कितने लोग बैठ जाते हैं। तो शायद मुझे एक बार भी फंबल इक्का दुक्का निकल गया, वरना हम एक टॉपिक दे दो उस पर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई ना, वो आप स्टेज पे जाने से पहले करिए। अच्छा, ये काम करती है वहाँ पे? ये किसी भी चीज में काम करेगी जब आपको काम होना है। ओके ओके तो ओके ये आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके देखिए। एक और चीज मुझे किसी ने एडवाइस दी थी है जी कि अगर आपके सामने एक ऑडियंस है जी। तो उनकी शक्लें मत देखो, उनके अच्छा, सिर देखो, ये तो बड़ी उनके अच्छी सिर बात पे है। देख के बात करो, शक्लें देख के हम भूल जाते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट आपने मतलब। या फिर एक इंसान पे फोकस कर लो अच्छा, और कहीं मत उससे देखो। क्या होगा? आप इतने लोगों के पहले तो नहीं देख रहे, तो आपका बार बार ध्यान नहीं भटकेगा। आप एक इंसान पे फोकस करोगे तो आपका दिमाग चलेगा कि आपको क्या बोलना था या आप कैसे करोगे। और आप बस यही सोचो कि मैं जो सोच के आऊँ वो मैं बहुत अच्छा करूंगा, जी, और करके दिखाओगे। तो हो जाएगी वो चीज़। कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। जी जी, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे टिप्स लूंगा जब कभी ऐसी चीजें आएंगी, तो Sure. इमीडिएटली आपको मैसेज या फोन करूँ कि मैम Sure. बताइए यहाँ से कैसे निकला जा सकता है। तो बहुत प्यारी बातें आपने कही। और आज की तारीख में देखा जाए, युवाओं को लेके होता ना कि हर 18, 20, 25 साल की उम्र में इंसान गलत चीज़ों में चला जाता है। गलत चीज़ों में आप उसको, आजकल तो ड्रग्स भी नंबर 1 चल रहा है भारत के अंदर। चाहे मैं वो ड्रिंक की बात करूँ, एल्कोहल आज की तारीख में हर ब्रांड के मिलते हैं, हर हर जगह से। सिगरेट स्मोकिंग, बंदा घुस तो जाता है लेकिन वहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो क्या आपकी हेल्प से, मैं आप ही का एग्जांपल लेना चाहूँगा, या किसी भी जो स्पेशल एक्सपर्ट है, साइकोलॉजी की पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है, उसकी हेल्प से उन चीज़ों को कंट्रोल करके उसे निकाला जा सकता है उस दलदल में से? शायद ये लोगों को पता नहीं होगा, बट सब्सटेंस यूज इज अ Okay. डिसऑर्डर। ओके ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ओके जिसे हम ट्रीट करते हैं और हम मैनेज करते हैं। ओके, और हो जाता है? होता है, क्यों नहीं होगा, बट ये ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर है। जी, इसमें क्या होता है, विड्रॉल बहुत होता है ओके और आपकी टॉलरेंस इतनी बढ़ चुकी है उस सब्सटेंस को। अब आज आप एक, सपोज मैं एग्जांपल ले लें, अगर अल्कोहल का आप जी। एक ग्लास पीते हैं, जी अब आपको 1 महीने बाद अगर रोज 1 ग्लास पियेंगे तो आपको 1 ग्लास से वो नशा नहीं होगा, तो आपको 4 ग्लास चाहिए 4 होंगे। ग्लास से, और ऐसे ऐसे आपकी टॉलरेंस बढ़ गई। करेक्ट, उसको पता नहीं होता। हाँ, वो बढ़ चुकी है उसकी हाँ, टॉलरेंस। अब वो कहता है कि मैं महीने में 1 बार पीता हूँ, 2 बार हाँ, पीता हूँ। बट उसकी टॉलरेंस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो, अगर हम उसको 1 ग्लास पे लाएंगे ना, तो उसे वो इफेक्ट नहीं मिलेगा जो उसको नशे से मिलता है। तो करेक्ट, वो उसको वापस विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं। अब जो फैमिलीज में कोई सब्सटेंस यूज ज्यादा कर रहा है, उस चीज से डील करते टाइम लोग क्या करते हैं, फैमिलीज फोर्स करती है कि नहीं तू छोड़ दे, बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं पीना, बिल्कुल नहीं खाना, जो भी वो कंज्यूम कर रहे जी, हैं। ये तरीका गलत है। ओके कोई इंसान एक दिन में नहीं छोड़ सकता, या Correct. आज कहे कि तू आज से नहीं पिएगा। ओके, इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा करना नहीं चाहिए। नहीं, अच्छा, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसमें बहुत तरह की टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं। जी, पहले तो इसमें आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए। ओके, साइकियाट्रिस्ट इसमें कुछ दवाइयाँ दे सकता है आपको। जी, साइकोलॉजिस्ट इसमें आपको एक टेक्निक सिखा सकते हैं जिससे आप अपने आप को कंट्रोल करें। ओके, अब आपको एक दवाई होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, एवर्सिव टेक्निक में यूज होती है, कि आप वो दवाई लेंगे अगर अल्कोहल कंज्यूम तो करते नाम टाइम। नाम बता सकते हैं हम नहीं, लोगों को? नहीं। नहीं बता सकते, ओके, ठीक तो है। वो दवाई के लेने के साथ अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो आपको उल्टी आएगी। जी, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, आपको ये आपका माइंड ट्रेन हो गया कि जब भी मैं अल्कोहल लूंगा मुझे उल्टी आएगी। जी, अपने आप पसंद आना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। करेक्ट 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 करेक्ट। लेकिन उस पर प्रेशर किया जाए कि तेरे को छोड़ना है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सबसे सबसे गलत चीज करते हैं लोग, है ना? फिर वो उसको, मुझे लगता है कि जब अगर 1 महीना छुड़ा भी दी तो उसको उसकी आदि और ज्यादा लग जाती है। उसकी होती है ना जोश जुनून, तलब। कि मुझे तलब बोलते हैं उसे हिंदी वर्ड में, तो उसको भगने लगता है उसके पीछे
एग्जैक्टली और विड्रॉल सिम्टम सबसे बुरे होते हैं। सबसे मुश्किल चीज डील करना है विड्रॉल सिम्टम को, कि छुड़वा दिए तो उसके बाद इंसान को एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, उल्टी आने लग जाती है जब उसे वो सब्सटेंस नहीं मिल रहा। ओके, वो चीज सबसे मुश्किल फेज होता है। स्मोकिंग छुड़वाना आसान है या ड्रिंक अल्कोहल छुड़वाना आसान है? वो डिपेंड करता है कि इंसान की कितना कंजम्पशन था। ओके, सबका अलग तो होता है। मतलब कुल मिलाकर किसी ने अभी लेटेस्ट शुरुआत करी है तो हम उसको वो छुड़वाना चाहता है अपने मन से तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कोई 5 साल 10 साल पुराना हो चुका है तो उसे कंट्रोल करने में मेरे हिसाब से समस्या आ सकती थोड़ा है। सा टाइम तो लगता ही है किसी भी चीज को लेके, क्योंकि वो इतने साल से उसको आदत हो गई है उस चीज को कंज्यूम करने की कि वो छूटना मुश्किल हो जाता है। जी, तो क्या ऐसा पॉसिबल, आपने आपने एग्जांपल बताया जैसे ऐसा हो जाता है, तो क्या आपने देखा है ऐसे लोगों को कभी? मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं खुद। जब मैं सुपरविजन के अंडर काम कर रही थी, ओके, तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट के अंडर काम कर रही थी जो यही काम करते थे। छुड़वा देते हैं। सेजेशन कहते हैं जिसे, ओके कि छुड़वाती थी वो, स्मोकिंग छुड़वाती थी। ओके, तो निकोटीन पैचेस वगैरह यूज किए जाते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आपको छोड़नी है तो आप मुंह में लौंग रखिए। ओके, हाँ, तो उसमें आपके मुंह में जो फ्लेवर आता रहेगा उससे हेल्प करता है आपको, कि एक प्रैक्टिस आपको कि मुंह में आपको सिगरेट को डालना है। जी वो प्रैक्टिस धीरे धीरे छुड़वानी होती है। जी जी। मैम, ड्रग्स पे मैं बात करना चाहूँगा। ड्रग्स आज की तारीख में भारत में आसान है, पंजाब की तरफ कुछ ज़्यादा चलता है, लेकिन आजकल लोग ना इसको लेके बड़ा मतलब आकर्षित होते चले जाते हैं। अल्कोहल के बाद, स्मोकिंग के बाद ड्रग्स लेना स्टार्ट कर, 2-2 3-3 दिन पड़े हो जाते हैं। मेरा एक भाई थे, बड़े टॉपर थे स्कूल कॉलेज के अंदर, वो टॉप किया करते थे। आज वो उसका शिकार है। मैं मंच पे बता तो नहीं सकता, नाम नहीं ले सकता। मतलब मैं कहीं से सोच ही नहीं सकता उस व्यक्ति को, त्यागी है वो भी, कि वो बंदा ऐसा कर सकता है। मतलब मेरा, हम तो लास्ट में बैठते थे, वो मैडम कहती थी यार ये बच्चा टॉप करता जरूर जिंदगी में कुछ नाम रोशन करेगा, लेकिन वो एकदम से गलत ट्रैक पे चला गया। अब उससे मेरी बात हुई थी 3 महीने पहले, कह रहा भाई मैं वापस आना तो चाहता हूँ लेकिन आ नहीं सकता। अब कैसे नहीं आ सकता वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लेकिन आपने देखा नहीं कि अधिकतर जो जिनसे उम्मीद ज्यादा होती है पढ़ाई लिखाई में, वो उसमें कुछ नहीं बन पाते तो वो इस चीज का शिकार हो जाते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि जिस इंसान को जो पाना है वो नहीं मिल पाया तो वो उसका शिकार उसकी तरफ होता है कि मैं ड्रिंक करके उसे भुला दूंगा या मैं स्मोकिंग करके उस चीज से दूर हो जाऊंगा? क्या ऐसा होता है? इसमें नशा ऐसा होता है? कोपिंग स्किल कहते हैं हम इसे, कि हम कैसे अपनी सिचुएशन से कोप कर रहे हैं। ओके, अब कोपिंग स्किल अगर हमारे अंदर नहीं है जी, तो हम गलत रास्तों पे ढूंढते हैं कि जो हमें उस चीज को भुलवा सके, जैसे कि नशे हो गए। ओके, तो अब अगर कोई बच्चा नशे कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है? उसको थोड़ी देर का एक सुकून मिल रहा है। जी, अब क्या होता है, हमारा ब्रेन ना वो हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे हमें अच्छा लगता है ओके, जब हम वो नशा कर रहे हैं। जी, और अगर हमें वो इतनी उस हार्मोन की आदत हो चुकी होती है कि अगर हम वो नशा नहीं लेंगे जी, तो वो हार्मोन नहीं रिलीज हो रहा, करेक्ट, तो हमारी करेक्ट, बॉडी को अच्छा लगना बंद हो जाता है। जी, एंड उस हार्मोन की हमारे ब्लड में इतनी आदत हो चुकी है जी, कि हमें लेना ही पड़ेगा, हमारा ब्रेन कहेगा कि हम ले। जी। तो वो चीज को डील करने की जरूरत है। तो उसको उसको कैसे मतलब अब इसकी तारीफ में अगर सुन रहे होंगे वो भाई, तो वो क्या क्या करे ऐसा कि उसको कंट्रोल करे अपने मन से? अगर वो किसी से मिलना नहीं चाहता, क्या ऐसी एक्सरसाइज करे, क्या करे कि वो नशा कंट्रोल करे। हाँ, मतलब होता है कि किसी को बताने में, जैसे आपसे मैं इसका शिकार हूँ यार, मैं मिलना नहीं चाहता, पर मुझे ऐसे ही बता दो कोई कि मेरा खास आदमी बता दे, आप ना बताएं। ऐसा भी होता है ना ठीक लोगों है, में। तो पहले तो अगर आप आज 4 पैक पीते हैं रोज, ओके, तो कल से आप 2 पैक पे आइए। ठीक है, 1 महीना 2 पैक जम के पीजिए, ठीक है, पियो, कोई नहीं ठीक मना है, कर रहा। ठीक है, फिर अगले महीने 1 पैक पे आइए, ओके, उसको करिए। जी, अब सेकंड चीज होती है कि माइंडसेट। आप अपना एक गोल बनाइए, एक फोकस बनाइए कि हाँ छोड़ना है, जी, और एक बार बैठ के पेपर पे लिखिए कि नशे करने की वजह से आपके क्या क्या खराब हो गया लाइफ में। करेक्ट, करेक्ट, अपने आप क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, मेरे सपोज गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, जी, जी, तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया नशे जी, की वजह से, जी, मेरा पैसा डूब गया, करेक्ट, मेरी मम्मी परेशान है। जी, अपने आप आपको उसकी नेगेटिव चीजें समझ आने लग जाएगी। हम जी। अपने अंदर झांके तो पहले। हाँ, हम सोचते हैं इसे पीने से ये चीजें भूल जाएंगे, लेकिन वो पीने से वो चीजें खराब हो रही हैं, हाँ, उसको नहीं पता होता और वो नहीं ध्यान देगा उस पर, जी, क्योंकि जी। उसको नशे से जो मजा मिल रहा है वो गर्लफ्रेंड या मम्मी से नहीं मिलेगा, वो खुशी। अब और होता भी क्या है मैम, नशे वशे में लोग ना फिर उसको अपनी प्रॉपर्टी को भी दाव पे लगा देना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब सब कुछ तबाही करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस चीज को अगर विचार करें तो इन चीजों को एस्ट्रोलॉजर की मदद से छोड़ा जा सकता है मेरे हिसाब से। तो वो डिपेंड करता है आपका फेथ कहाँ पे है। अगर आप अपने अंदर फेथ नहीं है तो आप दूसरे में फेथ डालते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स मेरी हेल्प करेंगे, बिकॉज आप खुद पे फेथ नहीं है कि मैं छोड़ सकता हूँ जी। एंड दूसरों की हेल्प लेना में कोई बुराई नहीं है। नहीं, मैं ऐसी बात इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जैसे तांत्रिक चलते हैं, हाँ, मैं तो अपने गांव की बात बताता हूँ, इसलिए मेरा कैजुअली चला जाता है थोड़ा सा पॉडकास्ट। तो वहाँ क्या चलता है, ड्रिंक छुड़वाने के लिए ना तांत्रिकों से मिलाया जाता है। वो कोई भभूत बना के देते हैं, वो 10-5 दिन खवाते हैं, वो काम करते हैं, कुछ अगले दिन फिर पीना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि इस प्रक्रिया को करो कि नींबू अपने बेड के नीचे रखो,
ठीक है ना, वो फैक्ट वाली चीजें नहीं है जो मेरा हाँ, मानना है। हाँ। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो फैक्ट कहीं से कहीं तक लॉजिक नहीं है। हाँ, लेकिन आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है प्रैक्टिकल तरीके से आपने वो ग्राफ बताया, हाँ। बना के उस पर काम किया कि आप कनेक्ट हो गए इस चीज से, तो शायद हाँ। इन चीजों को करके छोड़ा जा सकता है। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, इसे हम अपनी साइकोलॉजी भाषा में कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट। अब मैं Okay. आपको इसको समझाना चाहूंगी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ये जी बात। जी। ये एक रिसर्च हुई थी जिसमें कुछ 10 लोग जो बीमार थे ओके। उनको इकट्ठा किया, जी। उनको एक दवाई दी और जी। बोला ये दवाई आपकी सिम्टम्स को या आपकी जो बीमारी है उसको ठीक ठीक कर देगी। देगी। जी। एंड उनमें से मेजॉरिटी लोग ठीक हो गए, ओके। बट वो दवाई नहीं थी, वो एक Okay. शुगर गोली, मतलब चीनी की गोली थी। अच्छा। तो आपका माइंडसेट अपने हाँ। आप, आपका जो ब्रेन है अपने आप ठीक कर देता है उस चीज को, जब आप सोचते हैं कि हाँ इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, जो नींबू देते हैं कुछ पे असर होता है। मैंने आपसे कहा ना कुछ पे असर होता है, इसलिए असर उस नींबू का नहीं हुआ, या उस चूरन जो बाबा जी ने भभूत दिया था उससे नहीं हाँ। हुआ। उसने सोच लिया कि इससे असर होगा तो हो जाता है। और सोच और ब्रेन या फिर जो माइंड है वो सबसे पावरफुल टूल है आपका। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, आप सब कंट्रोल कर सकते हैं। जी, बड़ी प्यारी बात आपने कही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये पॉडकास्ट इतना स्पेशल है। अगर ये लाइन आपने टैग करके जो भी चीजों का शिकार है उनको भेज देना, 99% ये काम कर जाएंगी मैम। तो ये चीजें आपने बताई है ना मुझे, मैं भी कोशिश करूँ कि आप जैसा माइंड में सोच रहे हो, अगर उस पर कंट्रोल करते हैं तो चीजें हो सकती हैं। डेफिनेटली। मैम एक्चुअल में जो सजेशन आपने दिए है ना, मैं लिखित में लिख के दे सकता हूँ, ये सजेशन पूरे भारत के अंदर किसी भी पॉडकास्ट के अंदर नहीं होंगी। आपकी उम्र कम है मैम, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बताता है कि शायद जब आपकी उम्र बढ़ेगी तो आप शायद, जैसे मैं मैम से बात कर रहा था, शायद कुछ स्पेशल आप ऐसा कर पाए जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं लिमिटेड लोगों को कहता हूँ, क्योंकि आपके जो पिच हैं या आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, मैं नहीं मानता पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी पॉडकास्ट के माध्यम से ये स्पीच किसी भी व्यक्ति ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी हो। इनके बड़े बड़े सेशंस होते हैं, बड़े बड़े पेड सेशंस होते हैं, जहाँ तक मैंने इस पे पिछले कुछ दिनों पे सर्च किया है। तो थैंक यू वेरी मच खुशी मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। पूरी टीम का हमारी तरफ से धन्यवाद, और ऐसे आते रहिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे पार्ट 2 में जरूर आइएगा। हमारे व्यूवर्स इंतजार करेंगे, सब इंतजार करेंगे ना? अगर इनफ कमेंट्स आए कि दे लाइक दिस पॉडकास्ट और दोबारा अगर वो चाहते हैं कि मैं आऊँ, तो मैं डेफिनेटली आऊँगी। तो भाई भर भर के कमेंट्स डालना स्टार्ट करो। मैं चाहता हूँ कि खुशी मैम को एक बार जबरदस्त टॉपिक के साथ हम लेके आएं, और वो टॉपिक ऐसा होगा जो इतिहास में कहीं नहीं होगा। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया डालें कमेंट्स बॉक्स में। अगर आप भी इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहते हैं तो हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। तो थैंक यू वेरी मच खुशी मैम, अगेन Thank you so आप much. हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच।